क्या दोस्तों आपको पता है प्रतिवर्ष श्रमिक स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? एडीबी के मतानुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? ई 2025 पहल किस संगठन ने शुरू की है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 29 अप्रैल 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। श्रमिक स्मृति दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष वर्कर्स मेमोरियल डे मनाया जाता है 28 अप्रैल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 28 अप्रैल। कौन सा दिवस मनाया गया? श्रमिक स्मृति दिवस। इंग्लिश में बोले तो वर्कर्स मेमोरियल डे मनाया जाता है 28 अप्रैल को प्रति वर्ष। और इस दिवस को मृतक और घायल श्रमिकों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्मारक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कौन से दिवस के रूप में? मृतक और घायल श्रमिकों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्मारक दिवस के रूप में भी जाना जाता है, तो यह बात भी याद रख लीजिए। और वर्ष 1996 से दुनिया भर में इस दिवस का आयोजन कौन करता है? तो इस दिवस का आयोजन अंतरराष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ करता है। कौन? इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन यह महत्वपूर्ण दिवस मनाने का आयोजन करता है। और इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो श्रमिक स्मृति दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया है वो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन में यह महत्वपूर्ण दिवस से जुड़ी हुई थीम का क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो याद रखो, श्रमिक स्मृति दिवस 2021 की थीम हेल्थ एंड सेफ्टी इज अ फंडामेंटल वर्कर्स राइट। क्या? हेल्थ एंड सेफ्टी इज अ फंडामेंटल वर्कर्स राइट। ओके। और श्रमिक स्मृति दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? काम पर होने वाली घटनाओं या काम के कारण होने वाली बीमारियों में मारे गए श्रमिकों को याद करने के लिए यह महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता? हाल ही में लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है मैनचेस्टर सिटी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैनचेस्टर सिटी। इमेज में आप देख सकते हैं, यह स्काई ब्लू टी शर्ट में यह है मैनचेस्टर सिटी की टीम। तो मैनचेस्टर सिटी ने वेम्बली में टॉटेनहम हॉटस्पर की ओर से किए निराशाजनक प्रदर्शन के साथ लगातार चौथी बार लीग कप जीता है। जी हां, मैनचेस्टर सिटी ने लगातार चौथी बार यह लीग कप जीत लिया है। और 1980 की शुरुआत में लगातार 4 साल प्रतियोगिता जीतने के बाद मैनचेस्टर सिटी की जीत ने लिवरपूल की उपलब्धि की बराबरी की है, यानी कि मैनचेस्टर सिटी ने लिवरपूल की यह उपलब्धि की हाल ही में यह बराबरी कर ली है इसी जीत के साथ। तीसरा क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का पूर्वानुमान लगाया? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर 11% रहने का अनुमान लगाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 11%। और एडीबी का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियाई विकास बैंक ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी 11% बढ़ने की संभावना है। और एडीबी ने अपनी रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2021 में यह बात कही है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस टाइटल से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की और इसमें पूर्वानुमान लगाया कि 11% भारत की विकास दर रहेगी। और यहां जब हम बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इस बैंक की स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर 1966 को। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? फिलीपींस के मनीला में। और एडीबी के सदस्य कंट्री कितने हैं? 68। और वर्तमान में
एडीबी के अध्यक्ष कौन है? मासात्सुगु अस्कावा इमेज में आप देख सकते हैं। वो एडीबी के हाल ही में तकरीबन 6-7 महीने पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और वे एडीबी के 10वें अध्यक्ष हैं। तो यह बात भी याद रख लीजिए कि मासात्सुगु अस्कावा वो एडीबी के 10वें अध्यक्ष है। चौथा क्वेश्चन, कोविड टीकाकरण के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया किस पोर्टल पर शुरू हो गई है? मुझे मालूम है कि आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, तो आप भी कोविड-19 का टीका लगवाने के लिए ऑनलाइन जो पंजीकरण प्रक्रिया है वो कर लीजिए। और आपको जाना है cowin.gov.in पोर्टल पर और बहुत ही सरल तरीके से आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके एक ओटीपी आपके मोबाइल में आएगा। ओटीपी डालने के बाद एक आईडी प्रूफ का जो नंबर है वो भी आपको डालना पड़ेगा और बहुत ही सरल तरीके से आप 2 या 3 मिनट में यह कोविड-19 का टीकाकरण लगवाने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और बहुत ही सेफ है यह टीका और कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो प्लीज दोस्तों, आपकी सेहत के लिए बहुत ही जरूरत है यह कोविड टीके की। तो हाल ही में इसका जो पंजीकरण है वो शुरू हो चुका है। उनके बारे में मैं आपको बताऊं, कोविड टीकाकरण के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। 28 अप्रैल को शाम 4 बजे यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सभी पात्र लोग कोविन पोर्टल, जिसका नाम है cowin.gov.in, यानी कि आपको गूगल पर यह टाइप करना है और बहुत ही सरल तरीके से आप पंजीकरण कर सकते हैं। और कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण अगले 1 मई 2021 से शुरू हो रहा है और आयु है 18 वर्ष से अधिक की। ओके, और आगे मैं आपको बताऊं तो कोविड-19 टीकाकरण अभियान का पहला चरण कब शुरू किया गया था? 16 जनवरी 2021 को। और यह अभियान पूरे देश में 3006 टीकाकरण केंद्रों पर शुरू किया गया था और पहले इस अभियान में फ्रंटलाइन वर्कर्स जो थे उनको टीका लगवाया गया था। और कोविड-19 टीकाकरण के दूसरे चरण के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीका लगाया जा रहा है और हाल ही में दोस्तों वो भी आयु कम कर दी गई है क्योंकि 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और रोगों से पीड़ित लोगों का टीकाकरण भी किया जा रहा है इस दिशा निर्देश के अनुसार। और हमारे भारत देश में 2 कोरोना वैक्सीन अवेलेबल है, एक है कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन। तो दोनों जो वैक्सीन है उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले बात करते हैं कोवैक्सीन की। कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा निर्मित एक सरकारी समर्थित टीका है और इसकी प्रभावकारिता 81% है, यानी कि 81% कम खतरा हो जाता है यदि आपने कोवैक्सीन का टीका लगवा लिया है। तो कोविशील्ड की बात करें तो कोविशील्ड वैक्सीन एस्ट्राजेनेका द्वारा निर्मित है। स्थानीय रूप से कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया जा रहा है और यह चिंपांजी के एडेनो वायरस नामक एक सामान्य कोल्ड वायरस के कमजोर संस्करण से तैयार किया गया था। 5वां क्वेश्चन, बार्सिलोना ओपन टेनिस में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? बार्सिलोना ओपन टेनिस में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है स्पेन के राफेल नडाल ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राफेल नडाल। लेकिन राफेल नडाल ने बार्सिलोना ओपन टेनिस का यह खिताब किसको हराकर जीता है? स्टेफेनोस सिटसिपास को। और यहां मैं आपको इमेज दिखाना चाहूंगा, तो ये इमेज में देखिए अपनी खुशी जाहिर करते हुए राफेल नडाल। तो टेनिस में विश्व रैंकिंग में दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी है राफेल नडाल और वो किस देश के हैं? स्पेन के। स्पेन के राफेल नडाल ने विश्व नंबर 5 मिस्र के स्टेफानोस सिटसिपास को 6-4, 6-7, 7-5 से हराकर यह 12वीं बार बार्सिलोना ओपन का खिताब जीत लिया है, यानी कि यह खिताब 12वीं बार जीता है। और दोस्तों, हम राफेल नडाल की उपलब्धियों की बात करें तो 20 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता नडाल के करियर का यह 87वां खिताब है और 68वां बार्सिलोना ओपन 19 अप्रैल से 25 अप्रैल 2021 तक
स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित किया गया था। इमेज में आप देख सकते हैं कोई भी प्लेयर यदि इसी तरह की ट्रॉफी जीतता है तो उनकी एक खास इमेज होती है, जो इमेज में आप देख सकते हैं राफेल नडाल को ट्रॉफी मुंह में लिए हुए। छठा क्वेश्चन, हाल ही में दादूदान गढ़वी का निधन हो गया, वे किस भाषा के कवि थे? इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों इसी साल दादूदान गढ़वी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और वो गुजराती भाषा के एक जाने माने साहित्यकार, चारणी लेखक एवं कवि थे, जिसका हाल ही में 81 साल की आयु में निधन हो गया है। और वो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से बिलोंग करते थे, जहां से मैं भी बिलोंग करता हूं। तो दादूदान गढ़वी का हाल ही में निधन हो गया है। लोकप्रिय कवि और पद्मश्री से सम्मानित लोक गीतकार कवि दादूदान गढ़वी के निधन पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। और कवि दादूदान गढ़वी करीब 81 साल के थे। और यहाँ पर गुजराती में लिखा है, मुझे गुजराती बहुत ही अच्छी तरह आती है तो मैं पढ़ता हूँ। पद्मश्री एवॉर्ड विजेता कवि दादू बापूનું નિધન, કાળજા કેરો કટકો મારો ગાંઠથી છૂટી ગયો। મિત્રો આ એક હૃદયદ્રાવક કવિતા છે, यानी कि दिल दहलाने वाली एक कविता है कि कलेजा केरा कटका जो मुझसे छूट गया है। कुछ इसी तरह का मीनिंग होता है इस पोइम्स का। तो दादूदान बापू के बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो दादूदान के साथ साथ एक और भी प्रसिद्ध साहित्यकार जिसका नाम है मंजूर एहतेशाम, जिसका भी निधन हो गया है। और मंजूर एहतेशाम भी पद्मश्री विजेता थे। तो प्रसिद्ध साहित्यकार मंजूर एहतेशाम हमारे बीच नहीं रहे। साहित्य सेवा के लिए उन्हें पद्मश्री सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया था। और मंजूर एहतेशाम का जन्म 3 अप्रैल 1948 को हुआ था और वो बड़े कहानीकार और साहित्यकार थे। और इमेज में आप देख सकते हैं तो मंजूर एहतेशाम की एक जानी मानी उपन्यास है। इमेज में आप देख सकते हैं सूखा बरगद, क्या सूखा बरगद, यह मंजूर एहतेशाम का एक जाना माना उपन्यास। और मंजूर एहतेशाम के कुछ उपन्यास की बात करूं तो कुछ दिन और सूखा बरगद, पहर ढलते, बशारत मंजिल, तो यह मंजूर एहतेशाम के जाने माने उपन्यास है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 7वां क्वेश्चन, निम्न में से किस देशों के समूह ने म्यांमार संकट पर 5 सूत्रीय बयान जारी किया? हम सबको पता है कि हाल ही में म्यांमार देश में सैन्य शासन है और वहां की जो नेता है जिसका नाम है आंग सान सूकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हाल ही में आसियान देशों के समूह ने म्यांमार संकट पर 5 सूत्रीय बयान जारी किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आसियान कंट्रीज। आसियान देशों ने म्यांमार संकट पर 5 सूत्रीय बयान जारी किया है और इस बयान के तहत आसियान देशों ने हिंसा के तत्काल समाप्ति की मांग की है। तो वहां लोगों के द्वारा भारी विरोध दर्ज किया गया है और कहीं कहीं हिंसा की घटनाएं भी सामने आ रही है और इसीलिए 5 सूत्रीय बयान जारी किया है आसियान देशों के समूह ने। तो यह 5 सूत्रीय बयान क्या है, देखिए, हिंसा को समाप्त करना, सभी पक्षों के बीच रचनात्मक संवाद का आयोजन करना, सर्वदलीय संवाद को सुविधाजनक बनाने के लिए एक विशेष आसियान दूत की नियुक्ति करना, सहायता की स्वीकृति करना और विशेष आसियान दूत सैन्य नेता के साथ म्यांमार में दौरा करेंगे। तो इसी तरह 5 सूत्रीय बयान जारी किया गया है और भारत भी आसियान का एक सदस्य कंट्री है, तो हमने भी इस बयान का समर्थन किया है। और मामला क्या है कि फरवरी 2021 में म्यांमार की सेना ने आंग सान सू की के नेतृत्व वाली सरकार को बर्खास्त कर दिया और सैन्य शासन लगा दिया। और 5 सूत्रीय बयान जारी किसने किया है? आसियान समूह ने। तो आसियान का पूरा नाम क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और आसियान का आदर्श वाक्य क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। और 8 अगस्त आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आसियान का सचिवालय इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में स्थित है। तो आपको आसियान से जुड़े हुए इतने फैक्ट याद रख लेने चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन में यहां से दोस्तों क्वेश्चन सेट हो सकता है। ओके, आगे बात करें।
8वां क्वेश्चन, जुरोंग निम्न में से किस देश का पहला मंगल रोवर होगा? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का जो मंगल रोवर है जिसका नाम है परसिवरांस रोवर, वो वर्तमान में मंगल की सतह पर घूम रहा है और अगले मंथ मई 2021 में चीन का यह मंगल रोवर है वो मंगल पर पहुंचने वाला है जिसका नाम रखा गया है जुरोंग। जुरोंग किस देश का मंगल रोवर है? चीन देश का। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन का पहला मंगल रोवर, नाम रखा गया है जुरोंग। चीन ने अपने पहले मंगल रोवर को पारंपरिक अग्नि देवता के नाम जुरोंग रखा गया है। यानी कि चीन में यह जुरोंग बोले तो अग्नि देवता का नाम है। और जुरोंग तियानवेन-1 स्पेस प्रोब पर है। यानी कि जो चीन का मंगल मिशन है इसका नाम है तियानवेन-1 और तियानवेन-1 के जरिए यह जुरोंग को भेजा गया है मंगल की सतह पर। और यह फरवरी 2021 में मंगल की कक्षा में पहुंचा और मई 2021 में यानी कि अगले मंथ में मंगल ग्रह पर लैंडिंग करेगा। और जुरोंग के साथ मंगल पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने के लिए चीन, सोवियत संघ और अमेरिका के बाद तीसरा देश बन जाएगा। और साथ ही यह अमेरिका के बाद मंगल पर रोवर लैंड करवाने वाला दूसरा देश बन जाएगा। तो यह कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि अब चीन देश के नाम होने वाली है। और जुरोंग का वजन 240 किलोग्राम है और यह सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। और तियानवेन-1 को एक ऑर्बिटर, कैमरा, लैंडर और जुरोंग रोवर के साथ लॉन्च किया गया है। यानी कि तियानवेन-1 मिशन है, इनके साथ कौन कौन है? तो एक ऑर्बिटर, कैमरा, लैंडर और जुरोंग नामक रोवर। ओके। और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा एक हॉप ऑर्बिटर भेजा गया था, वो भी मंगल पर। और अमेरिका द्वारा मंगल पर जो भेजा गया है इसका नाम है परसिवरांस रोवर। क्लियर? ओके। आगे बात करें तो 9वां क्वेश्चन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या कार्य करता है? दोस्तों ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वो वातावरण से ऑक्सीजन का सांद्रण करता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। और यह उपकरण हाल ही में विभिन्न देशों से हमारे भारत देश में मंगवाए जा रहे हैं क्योंकि कोविड-19 के चलते ऑक्सीजन की काफी जरूरत पैदा हो गई है और इसलिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हम मंगवा रहे हैं। इमेज में आप देख सकते हैं किस तरह का यह उपकरण होता है। तो भारत सरकार 10,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का आयात करेगी। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या है? एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वातावरण से ऑक्सीजन का सांद्रण करता है और हमारे भारत देश में विभिन्न अस्पतालों में इसी तरह के उपकरण लगवाने की जरूरत पैदा हो गई है। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का कार्य क्या है? वायुमंडलीय हवा में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होते हैं, वो हमें मालूम है। लेकिन यह उपकरण ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उपकरण हवा को जमा करता है, एक छलनी के माध्यम से नाइट्रोजन को वापस हवा में भेजता है और ऑक्सीजन का कलेक्शन करता है। 10वां क्वेश्चन, 25 अप्रैल को एंजेक दिवस कहां मनाया जाता है? प्रति वर्ष 25 अप्रैल को एंजेक दिवस मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी और सी, दोनों देशों में यह एंजेक दिवस मनाया जाता है। कब? 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को एंजेक दिन स्मरण के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है जो उन सभी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियाई लोगों को याद करते हैं जो युद्ध, संघर्ष और शांति अभियानों में मारे गए थे। यानी कि ऐसे व्यक्तियों को याद करने के लिए यह एंजेक दिवस मनाया जाता है। तो एंजेक का अर्थ क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड आर्मी कॉर्प्स इसका पूरा नाम है। और इस दिन द्वारा मूल रूप से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियाई सेनाओं के सदस्यों को सम्मानित करने की योजना बनाई गई थी जिन्होंने गैलीपोली अभियान में काम किया था। कौन से अभियान? गैलीपोली अभियान में काम किया था। 11वां क्वेश्चन, ई 2025 निम्न में से किस संगठन की पहल है? ई 2025 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक महत्वपूर्ण पहल है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और WHO की ई 2025 पहल क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में 2025 तक मलेरिया उन्मूलन की क्षमता वाले 25 देशों की पहचान की है। यानी कि ऐसे देश जो 2025 तक
अपने देश में से वर्ल्ड मलेरिया को खत्म करेंगे। और प्रतिवर्ष वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। और इसे E2025 पहल नाम दिया गया है। और आगे मैं आपको बताऊं तो मलेरिया के सबसे अधिक मरीज कहां पाए जाते हैं? तो यह अफ्रीका में पाए जाते हैं। वैश्विक मलेरिया से होने वाली कुल मौतों में 94% अफ्रीका में होती है। और इसके साक्ष्य ने अफ्रीका में दवा प्रतिरोधी उत्परिवर्तन दिखाया है। और आगे अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 का हॉटस्पॉट है। और कोविड-19 के कारण 2019 से 2020 के बीच देश में मलेरिया में 44% की वृद्धि हुई है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण टीकाकरण अभियान यहां नहीं चलाया गया है, जिसके कारण मलेरिया से होने वाली मौत की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। 12वां क्वेश्चन, विश्व के सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर का निर्माण कौन करेगा? दोस्तों, इसी तरह का एक विश्व का सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर निर्माण करने जा रहा है यूनाइटेड किंगडम, बोले तो ब्रिटेन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। और मौसम कार्यालय यानी कि मेट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ब्रिटेन में एक मौसम पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर का निर्माण करेंगे। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, एक बड़े कमरे के आकार का होता है यह सुपर कंप्यूटर। और यूके सरकार इस परियोजना में 1.2 बिलियन पाउंड का निवेश करेगी। कितनी? 1.2 बिलियन पाउंड का निवेश करने जा रही है ब्रिटेन सरकार। और सुपर कंप्यूटर की बात करें तो यह सुपर कंप्यूटर दुनिया के शीर्ष 25 सुपर कंप्यूटरों में शामिल होगा। और यह जलवायु परिवर्तन की बेहतर समझ में मदद करेगा। और इस कंप्यूटर की कुछ खास बात करें, यह गंभीर मौसम की भविष्यवाणी करने में मदद करेगा। यह 2050 तक ब्रिटेन को अपने शुद्ध शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करेगा। और लेनोवो शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों का सबसे बड़ा प्रदाता भी बन गया है। तो यह फैक्ट भी आप याद रख लीजिए। 13वां क्वेश्चन, द लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, द लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक जनवरी 2022 में लॉन्च होने वाली है, जिसको लिखा है अमिताव घोष ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमिताव घोष। और यहां पर पढ़िए, अ न्यू बुक लिविंग माउंटेन रिटन बाय अमिताव घोष। द लिविंग माउंटेन ज्ञानपीठ विजेता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध लेखक अमिताव घोष की एक नई कहानी है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान लिखी गई थी। और इस किताब में क्या लिखा गया है, क्या बात है, तो देखो, यह वर्तमान समय पर आधारित एक काल्पनिक कहानी है। एक कहानी इंसानों ने प्रकृति का किस तरह से शोषण किया है, इसकी एक सतर्कता की एक कहानी एक पर्यावरणीय पतन की ओर ले जाती है। और इस किताब को किसने पब्लिश किया है? पब्लिश करने वाले हैं हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया के द्वारा इस किताब को प्रकाशित किया जाएगा। हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया अपने प्रतिष्ठित फोर्थ एस्टेट इम्प्रिंट के तहत जनवरी 2022 में एक विशेष स्टैंड अलोन संस्करण के रूप में लिविंग माउंटेन को प्रकाशित करेगा। और पुस्तक को हिंदी, ई बुक और एक ऑडियो बुक के रूप में भी एक साथ प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि आपको इसका ऑडियो स्वरूप भी मिलेगा। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, सुर्खियों में रही सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा किस देश में स्थित है? सुर्खियों में रही है यह बुर्ज खलीफा इमारत यूएई देश में स्थित है, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। और हमारे तिरंगों के प्रकाश से रंगी गई यह बुर्ज खलीफा, यानी कि एक यूएई ने संदेश दिया कि हम भारत के साथ हैं यह कोविड-19 की विपरीत परिस्थिति में। और इस क्वेश्चन का लगभग सभी दोस्तों ने सही आंसर दिया है। उनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है चौधरी प्रतीक, दिव्येश गोसाई, पूजाबा जाला जाडेजा, एस.एम. राठौड़, काल सिंह मावी, भावना तड़वी। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है लर्निंग रिटेल मार्केटिंग मुकेश कुमार कुकड़िया फ्रॉम राजकोट जसदन बरवाला से, उन्होंने बिल्कुल सही आंसर लिखा। चावड़ा प्रदीप, मित्तल दोंगा, राधेश्याम सोलंकी। और इसके अलावा हमारे दो और सब्सक्राइबर फ्रेंड है,
जिसके नाम है तनिष्का अरोरा और परेश वणकर। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2020 में सैन्य खर्च में कौन शीर्ष पर रहा, यानी कि सीप्री द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है और सैन्य खर्च के मामले में कौन सा देश टॉप पर रहा है। सही ऑप्शन आपने चुन लिया है, तो आंसर देना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।